जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं देवता बागी श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। इसके पूर्व भी मैंने लोकल लॉ से संबंधित अनेक विषयों पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग कृपया जरूर देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी और लोअर डिवीजन की जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे उनके लिए मेरा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, हिंट के रूप में काम करेगा। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें। और जिन व्यक्तियों द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आते हैं विषय पर। आज का विषय होगा कि एक ग्राम पंचायत के सदस्य का या ग्राम प्रधान के रूप में जो व्यक्ति होते हैं उनकी अनर्हता क्या होती है, योग्यता क्या होती है, और एक ग्राम प्रधान को कैसे उसके पद से हटाया जाता है। इसके पहले मैं एक और चर्चा कर देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ हमारे जो शुभचिंतक व्यक्ति हैं उनका फोन बार बार आ रहा है। उनको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि जो भी व्यक्ति शहर से बिलोंग करते होंगे उनको थोड़ा सा ये दिक्कत होगा, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ, जो ग्रामीण इलाके से संबंधित होंगे उनके लिए एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है और न्याय पंचायत क्या होता है। तो फिर भी मैं एक बार और इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत एक ही चीज होती है। अब चूंकि होता क्या है उसमें ये होता है कि जब कोई ग्राम सभा जो कि 1000 से कम है, जैसे आप गांव में एक टर्म्स है, गांव में क्या टर्म्स है कि हम लोग गांव शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि उसका लीगल लैंग्वेज ग्राम है। तो गांव की यदि जनसंख्या 1000 से कम है तो उसको ग्राम सभा के रूप में नहीं माना जाएगा। अर्थात ये हुआ कि हो सकता है कि 500 की जनसंख्या वाला भी कोई गांव हो, 1000 की जनसंख्या वाला भी कोई गांव हो, तो क्या 500 वाले जनसंख्या वाले जो गांव हैं उनको लवारिस छोड़ दिया जाएगा? नहीं, वो अधिक जनसंख्या वाले गांव के साथ में उसको ग्राम सभा के रूप में मर्ज कर दिया जाएगा। गांव तो रहेगा ही, वो उसका एक अपना पहचान होगा उस गांव का, लेकिन जो ग्राम सभा के नाम से जो जाना जाएगा वो जो बृहत्तर जनसंख्या वाला गांव होगा उसके नाम से ग्राम सभा का गठन कर दिया जाएगा, और बाकी जो कम जनसंख्या वाला गांव होगा उसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। अर्थात ये हुआ कि जब कोई भी ग्राम सभा का निर्माण किया जाएगा तो उसमें मिनिमम कम से कम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। ये हो गई ग्राम सभा की। अब ग्राम पंचायत क्या है? तो ये जो ग्राम पंचायत शब्द है, जो ही ग्राम सभा में जब सदस्य चुन लिए जाते हैं या ग्राम प्रधान का चुनाव हो जाता है तो जो उनकी कमेटी गठित होती है उसको ग्राम पंचायत का नाम दे दिया जाता है। तो वही जो ग्राम सभा होता है वही ग्राम पंचायत हो जाता है। अब न्याय पंचायत क्या है? तो न्याय पंचायत के बारे में धारा 42 बता रहा है कि कई गांवों को मिला करके एक न्याय पंचायत का गठन किया जाता है। चूंकि वो उसमें ये बताया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई सर्किल बनाए जाएंगे, प्रत्येक सर्किल एक दूसरे से संबंधित होंगे, और उसमें 10 से अन्यून और 25 से अनधिक सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो ये जो 10 से कम और कम नहीं होंगे और जो 25 से अधिक नहीं होंगे, ये कई ग्राम सभा मिला करके होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही ग्राम सभा को एक ग्राम पंचायत बना दिया जाएगा, वो कई ग्राम सभा को मिला करके एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है, और कई गांव को मिला करके एक ग्राम सभा का निर्माण किया जाता है। लेकिन यदि कोई ग्राम सभा ऐसा है जिसकी खुद की जनसंख्या 1000 है तो स्वयं अपने आप में वो ग्राम सभा होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा गांव है जो कि 500 है, 800 है उसकी जनसंख्या, तो उसको उसी बड़े वाले गांव के साथ जोड़ दिया जाएगा और उसको भी उसी ग्राम सभा के नाम से जाना जाएगा। तो अब इसमें हमें लगता है कि किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आते हैं आगे, अनर्हता के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हम अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्हता के लिए कोई बहुत विशेष इसमें योग्यता की जरूरत नहीं होती है। सीधा सा ये शब्द समझ लीजिए 3 चीजें हैं। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए,
दूसरा उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें उसका ग्राम एरिया पड़ता है या न्याय पंचायत पड़ता है, जो प्रादेशिक वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है, उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए और वो 21 साल का उम्र पूरा कर लेना हो। 21 साल का उम्र यदि पूर्ण कर लिया है, ग्राम सभा के जो वोटर लिस्ट हैं उसमें उसका नाम है और वो भारत का नागरिक है और इसके साथ में अन्य जो अनर्हताएं हैं वो है, यदि उसके साथ नहीं है तो वो चुने जाने योग्य है। अब अनर्हता के बारे में देख लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। एक तो धारा 5 कैपिटल ए में इसके बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया, जिसको हमने पूर्व के वीडियो में उल्लेख कर दिया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। दूसरा आता है धारा 6 के बारे में, कह रहा है कि सदस्यता का न रह जाना। इसका तात्पर्य है कि जो ही उसका वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया जाता है तो फिर वो एक प्रकार से अनर्हता के रूप में आ जाता है, उसका फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। फिर वो उसका भाई जैसे पॉजिटिव ये है कि उसका नाम होना चाहिए, तो यदि नाम ही नहीं रहेगा तो फिर वो अनर्हता की स्थिति में आ जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि अगर जो सदस्य के रूप में नियुक्त हो चुका है या मतलब चुनाव उसका हो गया है, लेकिन अगर जो उसका नाम काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट में से तो वैसे भी उसका पद भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से एक अनर्हता संबंधी प्रश्न का निर्णय जो होगा, ये चाहे वो धारा 5 कैपिटल ए की बात करें या चाहे धारा 6 की बात करें, तो उसका जो निर्णय होगा वो एक प्राधिकारी होंगे, नियत प्राधिकारी, उनके द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और वो जो भी उनका विनिश्चय होगा अपील और रिवीजन के अंतर्गत रहते हुए अंतिम मान लिया जाएगा। अब एक होता है कि धारा 8 में ये भी एक अनर्हता की बात करता है कि जैसे कोई एरिया है ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का, अगर जो उसको किसी म्यूनिसिपलिटी एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए या छावनी एरिया में उसको समाहित कर दिया जाए या समामिलित कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिक है कि वो फिर उसके ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के या ग्राम सभा के पात्र नहीं रह जाएंगे। तब वो फिर वो उसके नाम से जाने जाएंगे और उसको फिर वहाँ पे जो चुनाव होगा उसके लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पे ये बातें अनर्हता के रूप में न लिख करके ये होना चाहिए थे कि वहाँ जो पद है वो पद खत्म मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अनर्हता शब्द का प्रयोग किया गया धारा 8 में। अब धारा 9 में कुछ बातें कही गई हैं कि जैसे कि यदि कोई ऐसा, धारा 9 का उपधारा 4 में कहा गया कि जैसे वो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो गई है, तो वही बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि वो चित्त विकृत का हो तभी उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं पड़ेगा, तो उसका भी नाम हटाया जा सकता है, वो अनर्हता के रूप में आ जाएगा। या उसको कोई सक्षम न्यायालय द्वारा चित्त विकृत घोषित कर दिया गया है। और एक बात और कह रहा है कि निर्वाचनों संबंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो गया, या उसको ऐसे किसी भ्रष्टाचार के मामले में उसको निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया हो कि ये 5 साल के लिए 3 साल के लिए ये इसको नियोग्य मान लिया जाएगा, तो उस कंडीशन में भी वो नियोग्य हो जाएगा। उसके बाद से ये कह रहा है कि धारा 9 का उपधारा 6 यह उपबंधित करती है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा। अर्थात ये हुआ कि कोई भी एक व्यक्ति 2 जगह अपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलवा सकता है। उसको कहीं एक जगह, चाहे वो जिस कंस्टिट्यूएंसी में रहता हो, उसमें एक जगह वहाँ का जो भी निर्वाचन नामावली होगा, निर्वाचक नामावली, उसमें अपना नाम दर्ज करा सकता है। यदि 2 जगह है तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अब इसमें एक बात और कह रहा है कि धारा 9 क में, वही जो 21 वर्ष की आयु वाला है, तो चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि वो 21 वर्ष की आयु पूरा कर ले। यदि 21 वर्ष की आयु पूरा नहीं करता है तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो अनर्हता हो गया। धारा 5 कैपिटल ए के हमने पूर्व में ही बहुत विस्तृत चर्चा कर दिया है, तो उसका यहाँ पे चर्चा करना अब उचित नहीं लग रहा है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।
बाकी की अनर्हता हम लोगों ने देख ही लिया कि कोई व्यक्ति कैसे और अनर्हता प्राप्त कर लेगा यदि उसका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं है, या अगर जो कहीं 2 जगह उसका नाम है, या किसी कारण से उसका नाम काट दिया जाता है, या 21 वर्ष का उम्र पूरा न किया हो, तो वो सब डिस्क्वालिफिकेशन है। अब एक ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो उसके बारे में धारा 14 वर्णन करता है। धारा 14 ये कहता है कि उसको जिस ग्राम सभा में जहाँ का वो ग्राम प्रधान है वहाँ के 2/3 बहुमत से सदस्य, जो भी उसके सदस्य चुने गए हैं, वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाएंगे, और प्रस्ताव में इस बात का होगा कि इनको ग्राम प्रधान से पद से हटाया जाए। अब ये यदि 2/3 बहुमत की जो बात कही जा रही है, यदि उसको बैठक की गणपूर्ति में 1/3 सदस्यों की कमी हो जा रही है तो उसकी गणपूर्ति भी नहीं मानी जाएगी। हम लोगों ने देखा है, या हो सकता है हमने ना बताया हो, लेकिन इसमें जो गणपूर्ति होती है वो 1/5 की होती है किसी भी बैठकों के लिए। लेकिन जब ग्राम प्रधान को हटाने की बात आएगी तो वहाँ 1/3 गणपूर्ति होनी चाहिए, यानी कि कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों का होना, उस बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। अब या तो 2 कंडीशन कह रहा है कि या तो उसकी 1/3 बहुमत नहीं है, या उसका पूर्ण बहुमत से उसको हटाया नहीं जा रहा है। तो दोनों कंडीशनों में ये कह रहा है कि जिस दिन रिजोल्यूशन लाया गया है उसके फिर 1 साल के बाद ही फिर रिजोल्यूशन लाया जाएगा, उसके पहले नहीं लाया जाएगा। और एक शर्त और ये लगा रहा है कि जब भी उसका चुनाव होगा ग्राम प्रधान का, तो जिस दिन वो चुना जाएगा उसके 2 साल के भीतर किसी प्रकार का उसको हटाने का रिजोल्यूशन नहीं लाया जाएगा। और यदि लाया जाता है उसकी गणपूर्ति 1/3 नहीं होती है, या 2/3 बहुमत से उसको पद से हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो फिर 1 साल के भीतर उसका रिजोल्यूशन नहीं लाया जाएगा। तो इस प्रकार से पद से हटाने की व्यवस्था है धारा 14 में। और यदि पारित कर दिया जाता है 2/3 बहुमत से, तो उसको हटा दिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि उसका पद रिक्त हो गया उस दिन से, जिस दिन से ये बहुमत पारित किया गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक ग्राम पंचायत के सदस्य की अनर्हता होती है, और एक उसको किस प्रकार से प्रधान को हटाया जाता है। मैं अगले वीडियो में पुनः उपस्थित रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।